नमस्कार, एमटी लाइव में आपका स्वागत है। मधेपुरा की जानकारियों पर आधारित डॉक्टर मधेपुरी के साथ एमटी लाइव का ये तीसरा एपिसोड है और इसमें हम चर्चा करेंगे क्रांतिवीर समाज सुधारक बाबू रासबिहारी मंडल साहब की। आपको पता होगा ये कि स्वनाम धन्य सामाजिक न्याय के पुरोधा बीपी मंडल के पिता श्री थे क्रांतिवीर समाज सुधारक रास बिहारी मंडल, बाबू रास बिहारी मंडल जी, रास बिहारी लाल मंडल जी। और हम चर्चा करेंगे इनके जीवन के कई पहलुओं के बारे में हम जानेंगे आज। और हमारे साथ फिर एक बार फिर तीसरी बार मधेपुरा की जानकारियों पर आधारित जो शख्सियत हैं, अद्भुत शख्सियत हैं और परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन हम फिर से आपको एक बार बताते चलें, ताजा कराते चलें कि हमारे साथ हैं डॉक्टर भूपेंद्र नारायण यादव मधेपुरी सर। भौतिकी के प्रोफेसर रहे हैं, बीएनएमयू में विकास पदाधिकारी, परीक्षा नियंत्रक, कुलानुशासक, कुल सचिव आदि पदों पर लगातार रहे हैं। बीएन मंडल वाणिज्य महाविद्यालय सावगर मधेपुरा के शुभारंभकर्ता भी हैं। और हम बताते चले कि मधेपुरा की साहित्यिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में लाइफ लाइन के रूप में मौजूद रहे हैं। यहां तक कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से लेकर के मधेपुरा की विभिन्न हस्तियों पर इन्होंने इतिहास लिखा है और उन्हें अमृत प्रदान किया है। और यही वजह है कि लोग इन्हें मधेपुरा का कलाम या मधेपुरा का भीष्म पितामह भी कहते हैं। हम सीधा शुरू करेंगे सब्जेक्ट से और हम स्वागत करेंगे डॉक्टर मधेपुरी सरकार। सर, आपका स्वागत है। ढेर सारे लोग, दर्जनों लोग अभी तुरंत 1 मिनट के अंदर में जुड़ चुके हैं सर। और सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि हम लोग सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग जान रहे हैं, लेकिन गहराई से नहीं जान रहे हैं उन चीजों को। ये बात भी हमें लगता है कि अधिकांश लोग तो जान रहे हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं जान रहे होंगे कि सामाजिक न्याय के पुरोधा बीपी मंडल साहब के पिताजी थे क्रांतिवीर समाज सुधारक बाबू रास बिहारी लाल मंडल जी। तो हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उनके बारे में थोड़ी जानकारी दें कि आखिर वो शख्सियत क्या था, उनमें क्या थे वो। राकेश जी, मैं उनके बारे में जितना कुछ आपको और आपके मधेपुरा टाइम्स के दर्शकों को बताऊंगा वो पूरा नहीं हो पाएगा, कम ही रहेगा। उनके आभा मंडल के सामने में किसी भी व्यक्ति को बहुत कुछ कह पाना संभव भी नहीं है। और आपने जो अभी कहा सामाजिक न्याय के पुरोधा बीपी मंडल साहब के पिता श्री क्रांतिवीर समाज सुधारक रास बिहारी लाल मंडल, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि वर्दी सन ऑफ ए वर्दी फादर। वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ख्याति बीपी मंडल साहब को मिली, लेकिन उनके 3 पुत्र थे, भुवनेश्वरी प्रसाद मंडल और कमलेश्वरी प्रसाद मंडल, और सबसे छोटे थे विंध्येश्वरी प्रसाद मंडल, जिन्हें दुनिया बीपी मंडल के नाम से जानती है। तो कमलेश्वरी प्रसाद मंडल भी अपने समय के बहुत बड़े क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी थे। वो मधेपुरा में नमक सत्याग्रह के समय में 4 आदमी की गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें राम बहादुर सिंह पचगछिया के थे, शिवनंदन प्रसाद मंडल रानीपट्टी मधेपुरा के थे, और महताब लाल वो थे, और एक कमलेश्वरी प्रसाद मंडल भी थे। तो ये लोग मधेपुरा में उस समय में वो मैंने नमक सत्याग्रह में जेल गए। और इनके जो बड़े पुत्र थे रास बिहारी बाबू के, भुवनेश्वरी प्रसाद मंडल, जिनके नाम से हाई स्कूल है मुरलीगंज में, वो भी उस समय में अंग्रेज के जमाने में वो विधान परिषद के सदस्य हुआ करते थे। वो माने रेलवे बोर्ड के मेंबर होते थे, वो चेयरमैन भी होते थे भागलपुर जिला परिषद इत्यादि के। और ऐसे मतलब तीनों के तीनों पुत्र उनके माने एक पर एक थे, कोई किसी से कम नहीं थे। हाँ, तो वैसे ही पुत्र को जन्म देने वाले पिता क्रांतिवीर समाज सुधारक बाबू रास बिहारी मंडल की मैं कथा सुनाने जा रहा हूँ, जिन्हें दुनिया को अलविदा कहे 104 वर्ष हो गया। अब आप ही सोचिए कि लोग आज भी उन्हें याद कर रहे हैं और समाज और देश के लिए किए गए उनके साहसिक कार्यों की चर्चा कर रहे हैं। उनके नाम की आभा आज भी कम नहीं हो रही है। इसीलिए मैं
आपको रास बिहारी लाल मंडल जैसी हस्ती की चर्चा करेंगे जी। जो जीते रहे जी। दूसरों के लिए, और जी। जो दूसरे के लिए जीते हैं वो कभी मरते नहीं हैं। जी, जो बिल्कुल। खुद के लिए जीते हैं वही वही मर मरते जाते हैं। हैं। जी। जो व्यक्तिगत रूप से जी। अपने लिए जीते जी। हैं वही जी। मरते हैं। जी। लेकिन उन्होंने तो पूरा का पूरा जीवन सार्वजनिक कर दिया, जी। लोगों के लिए जिया, जी। देश की आजादी के लिए जिया। जी। तो मैंने इस अमर स्वतंत्रता सेनानी बाबू रास बिहारी लाल मंडल के लिए जी। 2 पंक्तियां लिखी है। जी। है वही वीर धरती पर जो जी। औरों की राह सजाता है, जी। और सब चलते नित पद चिन्हों पर कुछ ही पद चिन्ह बनाता है। तो आपने सुना भी होगा राकेश जी जी। कि बिन लीख तीन ही चले शायर शेर सपूत। जी। तो ये मधेपुरा की धरती के सपूत बाबू रास बिहारी लाल मंडल, जी। ये मतलब अपनी राह अपने बनाए, अपना पद चिन्ह छोड़ के दुनिया में गए। जी। इसीलिए 104 वर्षों के बाद भी आज दुनिया उनको याद कर रही है। जी। तो मैं जी। सर, एक चीज हम ये जानना चाह रहे हैं कि ऐसा कहा जा रहा है कि लोगों से भी हम सुन रहे हैं कि रास बिहारी बाबू की मित्रता दरभंगा के महाराजा धीराज लक्ष्मेश्वर प्रसाद सिंह के साथ भी थी। हाँ, इस संबंध में थोड़ी जानकारी हमें और हमारे दर्शकों को भी कृपया दें आप। ये बात है 1910 ईस्वी की। जी। 1910 ईस्वी में दरभंगा महाराजा धीराज श्री लक्ष्मेश्वर सिंह जी। अपने परम मित्र रास बिहारी लाल मंडल को जी। आमंत्रित किए थे अपने यहाँ। जी। जातीय महासभा उन्होंने बुलाई थी, जी। और रास बिहारी बाबू को यूरोपियन गेस्ट हाउस में उन्होंने जी। ठहराया था। जी। जब सभासद बैठ गए जी। और मंच पर 2 कुर्सियां लगाई गई, जी। दोनों के पैर माने चांदी के, उसमें वो सब जो जड़ी लगा हुआ था वो जी। तमाम सोने के कुर्सियों में। कुर्सियों में। जी। अब आप इसी से अंदाज लगाइए कि 1962 ईस्वी में जी। जब चाइनीज एग्रेशन हुआ था तो देश के प्रधानमंत्री नेहरू जी जी। वो देश के वासियों से मांगे थे कि जो कुछ दान में जी। सोना आप दीजिए, देश जी। अभी संकट में है। तो महिलाओं ने अपना कान का खोल के, नाक का खोल के दिया था। जी। पुरुषों ने अपनी अंगूठियां खोल के दी थी, जी। और महाराजा धीराज लक्ष्मेश्वर सिंह की संतानों ने जी। 16 मन सोना तौल करके दान दिया था। जी। 16 मन 16 मन मतलब सोना। जी। हाँ, 6.5 क्विंटल जी। लगभग। जी। अब अंदाज कर लीजिए कि वहां पर उनकी कितनी अकूत संपत्ति रही होगी। जी। तो उस कुर्सी में सोना की लड़ी नहीं हो, जी। चांदी का पैर नहीं हो, तो तो क्या बिल्कुल, होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जब उन्हें आमंत्रित किए, बुलाने के लिए भेजे कि गेस्ट हाउस से उनको मंच पर लाया जाए, जी। तो जब वो आ रहे थे तो उनका आभा मंडल इतना मतलब आकर्षण का केंद्र था, जी। और वो दिव्य थे। जी। लोग तो यहाँ तक कह देते हैं, जी। मतलब इसको अतिशयोक्ति ही मानिए, जी। कि वो जब कभी कुछ खाते थे, पान भी खाते थे, तो ऐसे थे कि वो दिखता था कि जो कहाँ पान जा रहा है। मतलब कहने का मतलब मतलब इतना चमक, इतना ज्यादा चमक जो है। इतनी जी। थी, जी। दिव्यता इतनी जी, थी, दिव्य भव्यता थी। इतनी थी जी। कि लोग आकर्षित हो जाते थे जी। उनकी लंबाई से, उनके भव्य चेहरे को देख जी। करके। जी। तो वो जब आ रहे थे तो राजा उतर के नीचे गए, और उनको देखते ही जी। लोग सभासद खड़े हो गए, और जो सिपा सलार थे वो उनके गोंद को पकड़ के उठा के ले जा रहे थे। लोग कान में फुसफुसाने लगे कि ये बुंदेलखंड के राजा हैं, कोई कहने लगे ये खूंटी के राजा हैं, कोई कहने लगे कि ये और जगह के राजा हैं। जी। तो लक्ष्मेश्वर सिंह साहब भी सुने जी। कि लोग क्या बोल रहे हैं। तो मंचासीन होने के बाद जी। उन्होंने कहा कि न तो ये बुंदेलखंड के राजा हैं, जी। न ये अजमेर शरीफ के राजा हैं, जी। न ये खूंटी के राजा हैं, जी। ये भागलपुर जिला के जी। मुरहो ग्राम के जी। हमारे मित्र हैं, परम मित्र हैं, जी। बाबू रास बिहारी लाल मंडल, जी। और ये जमींदार भी है। जी। तो यही बात उन्होंने कही, और मैंने उस समय में जी। लोग अपने अपने जातियों की सभा करते थे। जी। उनको ये
कुरीतियों को दूर करने के लिए, जी, जी। उनमें जो अंधविश्वास फैल जाता था जी। उसको कम करने के लिए सभी लोग अपने इस तरह के मैंने काम किया करते थे। जी, तो रास बिहारी बाबू ने अपने संबोधन में कहा, जी, विस्तार से तो नहीं, मैं संक्षेप से बता रहा संक्षेप हूँ में सर। कि यदि सभी सचेतन एवं सकारात्मक सोच के व्यक्ति जी, अपनी अपनी जातियों को शिक्षित करने, कुरीतियों से मुक्ति दिलाने और अंधविश्वास से छुट्टी दिलाने में लग जाए तो संपूर्ण समाज सबल हो जाएगा और देश ताकतवर होता चला जाएगा। जी। तभी हमें आजादी मिलेगी, अंग्रेजी हुकूमत से मुक्ति मिलेगी। मिलेगी जी। तो ये बातें हैं। जी, जी। सर एक चीज और ये बात आती है कि दरभंगा जो गए थे और दरभंगा से लौटने के बाद समाज सुधार के क्या कोई कार्यक्रम उसके बाद बाबू रास बिहारी लाल मंडल साहब ने आयोजित किए थे, तो इसकी भी जानकारी हमें। हाँ राकेश जी, जी, जब उन्होंने देखा जी, तो वो आए मधेपुरा जी, और वो अपने गांव मुरहो चले गए। जी, मुरहो में 7 मई 1911 को उन्होंने एक ऑफिस बनाया जी, और अखिल भारतीय गोप महासभा करने के लिए जी। उन्होंने ठान ली जी, और लगभग 200 कार्यकर्ता को जी। इकट्ठा किए। जी। और उस जमाने में आप जानिए कि आवागमन की सुविधा के नाम पर नाव, बैलगाड़ी, वगैरह। घोड़ा, जी, यही सब था, कहीं कहीं ट्रेन भी। जी, 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 जी। तो इसीलिए उतने बड़े कैनवास पर काम करना जी, बड़ा कठिन काम था। जी। इसलिए उनको 200 आदमी लगभग 6 महीने तक, माने भारत के कोने कोने में, उस समय में उत्तर प्रदेश का नाम जी। संयुक्त प्रांत था। जी, अच्छा, हाँ, उत्तर प्रदेश नहीं था, उत्तर संयुक्त प्रदेश नहीं प्रांत, था, जी, संयुक्त जी। प्रांत उस सर, समय नाम था। सर, और जगह सब, जी। मतलब ये समझिए कि ये बनारस, मथुरा, आगरा, कानपुर, मेरठ, मद्रास, कलकत्ता, नेपाल, जी। ये सब जगहों पर गोप वंशीय भाई लोग सबको जी। खबर देने के लिए जी, वो सब पहुंचते रहे और सबों को ये जानकारी दी गई जी। कि आगामी 1911 के दिसंबर में 26 और 27 तारीख को 2 दिवसीय जी, गोप महासभा मधेपुरा में आयोजित में, किया जाएगा। जी। वो स्टेशन के पास हुआ था। जी, जी। 1910 ईस्वी में जी, ट्रेन आई थी मधेपुरा जी। और 11 ईस्वी में वही स्टेशन के बगल में बहुत सारी जगह हैं, यहाँ से वहाँ खाली, जी, जी। उसी में किया गया था। सर। और उस समय तो टेंट हाउस था नहीं, जी, तो मैंने पचगछिया के राजा से, बरुआरी के राजा से जी। और सब राजा से अगल बगल से वहीं से व्यवस्था करके समियाना ला करके वो सारी बातें की गई थी। जी, जी। तो आप यह जानिए कि उस समय में कोई ऐसा नहीं था कि ब्राह्मण जाति के लोग अपने जातीय महासभा किए या गोप जाति के लोग जी, किए। मैं जी। आपके दर्शकों को जी। और आपको भी जी। ये जानकारी देना चाहता हूँ जी। कि सबसे पहले 1898 ईस्वी में जी। भूमिहार महासभा हुआ अच्छा, और 1899 ईस्वी में कायस्थ सम्मेलन किया गया। जी। मतलब ये सब बिहार या फिर देश के बिहार अलग में, से? पटना में। पटना में, जी। हाँ, जी, और जी। सरयू पारी ब्राह्मण महासभा 1905 में हुआ। जी, जी। मारवाड़ी महासभा 1907 में, जी, दुसाध सभा, केवट सभा, कुर्मी सभा, गोप जातीय महासभा 1911 ईस्वी में हुआ। जी, जी। तो उसी 1911 ईस्वी में जो रास बिहारी बाबू ने बुलाया गोप महासभा। गोप महासभा, जी। उसी की चर्चा मैं कर रहा हूँ कि 26 और 27 दिसंबर को बुलाए थे जी, जी, यहाँ पर। जी, और उसमें जी। ये थे स्वागताध्यक्ष, जी। और नेपाल के तुलसी सिंह जो हैं वो इन्हीं की अध्यक्षता में ये कारोबार हुआ था। जी। और पूरे भारत और नेपाल से जी। 16,000 प्रतिनिधि उसमें उपस्थित हुए थे। सोचिए, बहुत बड़ी बात। मैंने जी। 16,000 16,000, जी, बहुत ज्यादा। कम बात थोड़ी जी, है। जिस समय में आवागमन की भी वैसी सुविधा नहीं थी। सुविधा और- नहीं थी। जी। और उसमें उन्होंने ऐसा नहीं कि अपने तमाम लोगों को भी बुलाया था। जी। जैसे इनको बुलाते थे लोग, वैसे ही इन्होंने भी बुलाया था जी। लोगों को। सर। और गोप जातीय महासभा में बाल विवाह पर रोक, जी। दहेज उन्मूलन, जी, विद्योपार्जन करने के लिए, जी, और सुधार माने श्राद्ध कर्मों में जी। सुधार के लिए,
जी। ये सारी बातें जी। की गई थी, है ना? मतलब जो था एक सामाजिक सुधार के के हिसाब से जी वो जी, सारी बातें की गई जी थी। जी। मतलब अपने अपने जैसे कि ये जातीय महासभा करके, और जो पहले भी बात आई थी कि अपने अपने जाति के लोगों को अगर अच्छे कामों के लिए अगर हाँ, ये अगर करें तो लोग हमें उसमें लगता है सुधार ला दें, कुरीतियों में सुधार सुधार लाने के लिए वो हाँ, होनी उसके चाहिए। अंधविश्वास से उसको जी। हटा ले, दूर जी। करे, तो समाज अपने मजबूत हो समाज जाएगा, खुद मजबूत समाज हो जाएगा। मजबूत हो जाएगा, जी, देश भी बिल्कुल, मजबूत हो बिल्कुल, जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी बाल विवाह के सुधार में जी तो सफलता मिली। पहले गोप जाति में जी। ये नियम बना लिया गया था कि 5 वर्ष का लड़का हो जाएगा तो उसकी शादी कर दी जाएगी। जी जी और उसी को जब रासबिहारी बाबू बोले उस मीटिंग में कि प्रस्ताव दिया कि 10 वर्ष किया जाए, जी। तो नेपाल के लोग उठकर चल दिए, जी कहे कि नहीं, एक बार में दुगुना नहीं कीजिए, एक बार में 1 वर्ष बढ़ाइए। जी तो अंत में वही माना गया और 5 साल से 6 साल लड़के की शादी का उम्र तय किया गया, जिसमें महावीर बाबू जो जी। टीपी कॉलेज के जी। प्रिंसिपल रहे हैं, विश्वकर्मा कहे जाते हैं, और जी। विश्वविद्यालय में 2 विश्वविद्यालय में प्रो बीसी और यहाँ बीएन मंडल विश्वविद्यालय में बीसी भी रहे हैं। जी। उनकी शादी 6 वर्ष में हुई थी, 6 वर्ष की उम्र में। 6 वर्ष की उम्र जी। में। वो स्वयं कहते थे जी। कि हमारी शादी 6 वर्ष की उम्र में हुई। जी जी तो अब यही सोचिए कि उन्होंने समाज सुधार का कितना काम किया। जी। आज के तारीख में जी। लोग अब 30 वर्ष कम से कम जी। में शादी जी। करता है। जी। लड़की की शादी का उम्र भी 18 से 21 करने की हाँ, बात जी, हो रही जी। है, आप भी जानते हैं। जी। और उन दिनों जी। रासबिहारी बाबू ने एक काम किया, श्रम की महत्ता को बढ़ाया समाज में। जी। 1 महीना लगता था गोप जाति के लोगों को, माने श्राद्ध कर्म के पहले नख बाल करने में 1 महीना तक रखते थे। जी। उन्होंने कहा कि नहीं, इसको उसी तरह कीजिए जैसे और लोग करते हैं। तो 10 दिन में उसको लाया गया धीरे धीरे। जी। तो ये 10 दिन के बाद 20 दिन का श्रम, तो जो लोग माने उस घेरे में थे तो उसको तो 10 दिन का माने श्रम नहीं करने के बाद 20 दिन तो बच जाता था। जी। तो ये तो बहुत बड़ी माने उपलब्धि बहुत बड़ी हुई समाज जी, में। बहुत तो बड़ी। ये सारे काम जो लड़के पढ़ने वाले थे उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था के लिए रासबिहारी बाबू माने हॉस्टल बनाते थे, बोर्डिंग, उस समय में बोर्डिंग कहा जाता था, जी, कि बोर्डिंग बनाते थे जी, उनके लिए। जी। तो ये सारी बातें हैं, ढेर सारी बातें हैं जो समाज सुधार के लिए उन्होंने की। जी। लेकिन उससे भी अधिक उन्होंने देश के आजादी के लिए खातिर संघर्ष किया। किया। जी। इसीलिए मैं लिखता हूँ जी। कि क्रांतिवीर जी। समाज सुधारक जी बाबू रासबिहारी जी मंडल। बिल्कुल बिल्कुल जी। कुछ हम टिप्पणियां ले लें बीच में, बड़ी अच्छी अच्छी टिप्पणियां आ रही हैं। एसपी विश्वास कह रहे हैं गुड आफ्टरनून सर। आशुतोष छोटू कह रहे हैं सर आप दोनों श्रीमान को प्रणाम। इंजीनियर पुरुषोत्तम कुमार कह रहे हैं दादाजी को प्रणाम, आपका ज्ञान पूरे मधेपुरा वासी के लिए बहुत ही आवश्यक है। इंजीनियर जितेंद्र यादव कह रहे हैं मधेपुरा की धरती और आप सबों को नमन। धीरज कुमार कह रहे हैं मधेपुरा का इतिहास कितना स्वर्णिम रहा है, बहुत उम्दा व पुख्ता जानकारी रखते हैं मधेपुरा के भीष्म पितामह डॉक्टर मधेपुरी। बहुत अच्छा लग रहा है अपना अतीत जानकर। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग अच्छी अच्छी टिप्पणियां कर रहे हैं। हम सर से एक प्रश्न ये भी जानना चाहेंगे कि चूंकि हमें जानकारी है और आप लोगों को भी जानकारी होगी कि डॉक्टर मधेपुरी सर ने रासबिहारी बाबू के जीवन पर एक पुस्तक भी लिखी है। तो सर एक चीज जानना चाहेंगे कि आखिर कौन सा अद्भुत दर्शन उनके व्यक्तित्व में समाज सुधारक क्रांतिवीर बाबू रासबिहारी लाल मंडल साहब के व्यक्तित्व में कौन सा वो अद्भुत दर्शन था जिसने आपको प्रेरित किया कि आपने पुस्तक लिख डाली सर? हाँ राकेश जी, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आम लोग किसी भी बहादुर व्यक्ति के लिए, समाज में अगर कोई बहादुर है, कोई क्रांति करता है, कोई समाज के लिए बहुत अच्छे सुधार का काम करता है, तो वैसे लोगों को कहा जाता है, वैसे लोगों के लिए कि यह व्यक्ति झुकना जानता है, टूटना नहीं जानता। यही कहता है, यह व्यक्ति टूटना जानता है, उल्टा कह दिए, टूटना जानता है लेकिन झुकना नहीं जानता। लेकिन रासबिहारी बाबू इन दोनों से और ऊपर थे। वे न तो झुकना जानते थे और न टूटना जानते थे, वे केवल और केवल जीतना जानते थे।
जी। मैंने जंग को जीतना है जी तो जीतना है। जी जी तो यही सबसे बड़ी बात उनके जीवन का जो दर्शन है कि पहले लोग दो ही शब्दों में बंद कर रह जाते थे कि वो आदमी टूट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता है। लेकिन इनमें ये खूबी जी देखी गई और हम लोगों से जान पाए जी। कि ये न तो झुकना ना जानते झुकेंगे थे, ना टूटेंगे, न टूटेंगे, मतलब हर परिस्थिति में जीतेंगे। हर परिस्थिति में ये जीतेंगे, जीतना जी, चाहेंगे। जी, यही जी। मूल जी मैंने इनके जीवन का व्यक्तित्व व्यक्तित्व का एक हाँ, अद्भुत एक पहलू, अद्भुत जी। दर्शन था जी। जिसने मुझे प्रेरित किया जी। कि ऐसे व्यक्ति की कीर्ति को जी। लिपिबद्ध करना चाहिए जी। और किताब का स्वरूप देना चाहिए जी। जो आने वाली संतति जी। को बहुत अच्छी तरह से मैंने जानकारी जी। दे सके। तो ये सबसे बड़ी बात है। जी। अब मैं दो तो उदाहरण आपको देता हूँ। सर ऐसे बहुत सारे उदाहरण जी। ढूंढ जी। के निकालने पर मिलेगा, सर लेकिन दो उदाहरण मैं देता हूँ। जी एक तो आप जान रहे हैं कि मधेपुरा में रास बिहारी उच्च विद्यालय है। बिल्कुल जी सर। तो वो जो जमीन है जी उस जमीन पर जी ये रास बिहारी उच्च विद्यालय बना है 1948 ईस्वी में सर। और उनका निधन हुआ 1918 ईस्वी में। जी रास बिहारी बाबू 1918 में। हाँ 1918 में उनका निधन हुआ जी जी काशी में। जी 25 अगस्त 1918 को जी बाबू बीपी मंडल जी उनके तृतीय पुत्र का जन्म हुआ काशी में जी जी और 26 अगस्त को उन्होंने अंतिम सांस ले ली रास बिहारी बाबू। एक दिन बाद। बस एक दिन बाद। जी जी तो अब मैं कह रहा था कि रास बिहारी उच्च विद्यालय है जी। वो 1948 में बना। वहां पर की जो जमीन थी जी भागलपुर के जी कलेक्टर आए जी और यहाँ के एसडीओ से कहे जी कि देखो मधेपुरा में जी जो 1845 में बना था अनुमंडल और 1896 में एक हाई स्कूल मैंने जो अभी है जी शिवनंदन प्रसाद मंडल जी, जो जी। पूर्व में सीरीज इंस्टीट्यूट जी, था जी। वो चौथा क्लास तक खुला था। जी। बाद में धीरे धीरे ऊपर बढ़ गया जी। मैट्रिक तक। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि इसमें एक लाइब्रेरी बना दो जी जहाँ पर रास बिहारी विद्यालय है अभी जी। अवस्थित उसी जमीन पर। और मैंने लाइब्रेरी बनाने के लिए कहा तो कुछ लोगों ने कहा रास बिहारी बाबू से कि सुनने में आया है कि आपकी जमीन पर लाइब्रेरी बन रहा है, अंग्रेज बनवा रहा है। जी। तो उन्होंने कहा कि जो मुझे तो कोई जानकारी भी नहीं दिया, मुझसे पूछा तक नहीं गया, जी। तो ये कैसे होगा। तो उन्होंने क्या किया कि आसपास के गांव में घूम करके सूचना दे दी जी कि सभी आदमी रात में अपने अपने घर पर जो भी है, केला है तो कच्चा, पक्का है तो पक्का, गाछ सहित जी उखाड़ करके बैगन का गाछ हो, आम का गाछ हो, लीची का गाछ हो, अमरूद का हो, जो भी हो, उसमें ऐसा लगाओ कि वो बगीचा बन जाए। जी और बगीचा बन गया। बन गया। सुबह होने के बाद मतलब जमीन ही नहीं। जमीन ही नहीं रही। जी तो अंग्रेजों को इस बात की चीड़ हो गई जी कि ये आदमी हमारे माने राज में रहता है जी और तब इस तरह से इस करता तरह से है। किया जी। तो उन पर ढेर सारा झूठा मुकदमा सब डालना शुरू कर दिया। जी लोग यहाँ तक कहते हैं कि सैकड़ों मुकदमा हो गया। मान लीजिए सैकड़ों न हुआ हो, 2 ही अंक में हुआ हो, जी जी लेकिन अंग्रेजों ने डाल मुकदमे दिया, किए, ढेर जी। सारे मुकदमे जी, में उनको डाल जी। दिया और कोशिश करने लगा जी। कि किसी न किसी मुकदमे में हम उनको जी। मैंने सजा दिलवाए। सजा जी दिलवाए। जी और जितना भी उस समय में केस होता था भागलपुर जी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होता था। जी। उस समय एग्जीक्यूटिव और सिविल में बहुत सारा मतलब था कि बहुत सा पावर, सिविल का भी पावर एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक एग्जीक्यूटिव को दिया। मर्ज था। हाँ, कहा जाए मर्ज कि था उस समय। मिला हुआ मिली मिली जुली जुली। जी तो इन्होंने क्या किया कि हाई कोर्ट कलकत्ता में जी वो एक जज थे, अंग्रेज जज जी मिस्टर गेट, जी उनके कोर्ट में केस किया और 2 वकील अपना बैरिस्टर रखे। जी एक बैरिस्टर का नाम था मिस्टर जैक्सन जी और दूसरा था SN बनर्जी। जी उन दोनों के द्वारा अपने पक्ष में बहस कराया गया जी और अंतिम में
उस जज ने लिखा, जी, मैंने अपने जजमेंट में, जी, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, जी, कोर्ट में रहते हैं, जी, जानते ही हैं कि हर्ड द लर्नेड बैरिस्टर ऑफ बोथ साइड्स जी, जी, एंड द कोर्ट हैज कम टू द कंक्लूजन जी, द केस नंबर सच एंड सच जी, are being transferred from District Court Bhagalpur Yeah. to District Court Darbhanga, जी, along with a magistrate जी, to look after the cases, जी, because justice is on one side, Yeah. and the prestige of a great man like Ras Bihari Lal Mandal is on the other side. और ये तो- चीज उस जी। समय के अमृत बाजार पत्रिका में छपी थी, एडिटोरियल में, जी, उस जी, जमाने में। जी, अब अंदाज कर लीजिए आप इसी से जी, कि वो आदमी, मैंने जो अभी पहले आपको जी, बात कही जी, कि न वो झुकना जानते थे, न वो टूटना जानते थे, वो सिर्फ और सिर्फ जीतना जानते थे। जी। तो वो जीत हासिल किया। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात हुई। कोई अगर जज अपने जजमेंट में इस बात को लिखे और प्रेस्टिजियस रास बिहारी बाबू जैसे शब्द का अगर इस्तेमाल जजमेंट में अगर हो, प्रेस्टिजियस लिख करके, तो हमें लगता है ये अपने आप में एक अनोखी बात थी। वो स्वयं भी बैरिस्टर होना चाहते थे, तब राष्ट्रभक्ति और जी। देश सेवा के लिए स्वतंत्रता संग्राम में कूदना चाहते थे, जी। लेकिन रास बिहारी बाबू के पिताश्री उसी समय बीमार हो गए और वो दुनिया से चले भी गए। वो अकेली संतान होने के कारण, एकमात्र बेटा अपने पिता का होने के कारण, रास बिहारी बाबू ने तय किया कि मैं अपने पिता की सेवा करूंगा, बाद में मैं बैरिस्टर बनूं या न बनूं। इसीलिए वो बैरिस्टर नहीं बन सके, लेकिन उनके सपने को साकार किया उनके दो पुत्रों ने, पुत्रों ने, बाबू राजेश्वर प्रसाद मंडल जो हाई कोर्ट के जज बने, आपको पता ही है, और मैंने उनके पुत्र वो किशोर कुमार मंडल, वो भी हाई कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस मंडल जी, हाँ, के मंडल साहब, वो भी मैंने जस्टिस बने। और वैसे तो उस परिवार में और मनीष मंडल साहब अभी IGMS के सुपरिंटेंडेंट हैं, डॉक्टर साहब अरुण कुमार मंडल जी हैं, दो भाई उनके विदेश में भी हैं। उसी परिवार में मनीन्द्र कुमार मंडल विधायक भी बने हैं। ये सारी बातें हैं, ढेर सारी बातें। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि वो मैंने झुकना नहीं जानते थे, टूटना नहीं जानते थे, सिर्फ जीतना जानते थे। इसके लिए मैं दूसरा उदाहरण दे रहा हूँ। ये बात है 1905 ईस्वी की। 1905 ईस्वी में अंग्रेजों ने पूरे बंगाल को देखा और देख करके यही सोचा कि डिवाइड एंड रूल की जो हमारी पॉलिसी है, उस पॉलिसी को बंगाल में भी लागू करना जरूरी है। इसीलिए कि पूर्वी भाग में वो मुस्लिम भाई बहुत रहते थे और पश्चिमी भाग में हिंदू भाइयों का था, ज्यादातर बंगालियों का था। तो ये हुआ कि वो तो फिजिकली माने बलवान है मुस्लिम भाई, और इधर के जो बंगाली भाई हैं ये मानसिक रूप से बहुत आगे हैं। तो दोनों जब एक साथ होगा तो अंग्रेजों को हुआ कि हमको चलने नहीं देगा, इसीलिए बंगाल को दो भाग कर दो, दोनों अलग अलग स्टेट बन जाएगा। और 1905 ईस्वी में वो वायसराय ने घोषणा कर दी विधिवत कि बंगाल दो भाग में बांट दिया गया, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल, जो कि पूर्वी बंगाल अब आपको एक नया देश बन गया है। बाद में बना पूर्वी पाकिस्तान और अभी बांग्लादेश बन गया है। अब पश्चिमी बंगाल तो उसी रूप में अभी है। तो उस समय में क्या किए रास बिहारी बाबू, उसको बताता हूँ। उस समय में रास बिहारी बाबू कलकत्ता चले गए। कलकत्ता में रास बिहारी लाल घोष और रविन्द्रनाथ टैगोर अन्य लोगों के साथ मिल करके उन्होंने ये रक्षाबंधन का पर्व उसी समय आ गया। तो रक्षाबंधन के पर्व को एक दिन नहीं, एक महीना से भी अधिक दिनों तक मनाते रहे। और पूर्वी बंगाल के माने की जो बहनें थी, मुस्लिम बहनें, वो तमाम पश्चिमी बंगाल में आकर के सबको हाथ में रक्षाबंधन का राखी बांधती थी। और पश्चिमी बंगाल की जो बहनें थी वो सभी उधर जाकर के मुस्लिम भाइयों के हाथ में, और इतनी अटूट हो गई वो एकता
कि अंत में वापस लेना पड़ा अंग्रेज को कि ये बंग भंग जो हम किए है घोषणा उसको वापस लेते हैं और वापस ले लिए। बाद में पूरी तैयारी के साथ अंग्रेजों ने इस बात को किया कि अंत में वो 11 ईस्वी के आसपास में मैंने दोनों को तोड़ के 12 में वो सोचा कि जो अब यहाँ गुंजाइश नहीं है तो कलकत्ता में जो अंग्रेजों की राजधानी थी उसको उठा के ले गया दिल्ली 12 में। और 12 में ही हम लोगों का बिहार और उड़ीसा जो एक था उसमें से अलग हुआ बिहार। तो हम लोग बिहार में आ गए। तो ये बातें हैं जो चली आ रही है यहाँ से। यही कारण है कि इनके ऊपर मैंने एक किताब लिख दी बाबू रास बिहारी लाल मंडल पर कि पराधीन भारत में स्वाधीन सोच रखने वाले ऐसे लोगों को मैं बहुत नमन करता हूँ। और आज के एपिसोड में मैं इसी के साथ अब आपसे विदा लेता हूँ। आपके तमाम दर्शकों को नमन करता हूँ। और आज बहुत सारा कार्यक्रम भी है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, इतना समय देने के लिए इस व्यस्तम अब अपने कार्यक्रम के बीच से हमारे लिए डॉक्टर मधेपुरी सर हमारे साथ थे। और आज मधेपुरा की जानकारियों का तीसरा एपिसोड इनके साथ चल रहा था। इसमें क्रांतिवीर समाज सुधारक बाबू रास बिहारी लाल मंडल की चर्चा हुई। आपको उनके बहुत सारे अनछुए पहलू उनके जीवन से जुड़े हुए उन पर उनकी जानकारी आपको डॉक्टर मधेपुरी सर के साथ मिली। बहुत बहुत शुक्रिया सभी पाठकों का। बहुत बहुत धन्यवाद फिर से सर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया।